बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निराला के बारे में। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं। जो पहला प्रश्न बनेगा वह है, निराला के काव्य में अनुभूति पक्ष, जिसको भाव पक्ष भी कहते हैं, और अभिव्यक्ति पक्ष, जिसको कला पक्ष भी कहते हैं, का पर्याप्त समन्वय है। इस कथन के आधार पर उनके काव्यगत विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। जो फ्रेंड्स, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न कौन सा होगा, चलिए उसको देखते हैं। निराला विद्रोही चेतना के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी कि निराला विद्रोही चेतना के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब हमें लिखना होगा, जो भी 4, 5 या 6 पेज में लिखना होगा उसको अब आप लोगों को बताएंगे। वैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि निराला का काव्य शिल्प कला पक्ष पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। यानी जो निराला का काव्य शिल्प है, मतलब जिसको कला पक्ष भी कहते हैं, उस पर एक टिप्पणी लिखना रहेगा। एक प्रश्न बन गया। अब आगे देखते हैं, निराला के काव्य भाषा का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि निराला की जो काव्य भाषा है उसका मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निराला एक क्रांतिकारी कवि हैं, इस कथन के आधार पर उनके काव्यगत प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी इनकी काव्यगत जो प्रवृत्तियाँ हैं उसको हमें मूल्यांकन करना है। अगला प्रश्न क्या है, निराला की काव्य रचनाओं कविताओं में प्रगतिशीलता का परिदृश्य अत्यंत व्यापक है। इस कथन के आलोक में शिल्पगत विशिष्ट काव्य शिल्प का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न क्या है, निराला की कविताओं में सौंदर्य का आधुनिक स्वरूप विद्यमान है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। छायावाद कवि के रूप में निराला की प्रगतिशील चेतना को रेखांकित कीजिए। निराला के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद, रहस्यवाद, भाव सौंदर्य, कला सौंदर्य आदि की सफल अभिव्यक्ति हुई है। इस कथन की प्रामाणिकता सिद्ध कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स, से जितने भी क्वेश्चन हैं हम आप लोगों को इस प्रकार पढ़ाएंगे कि कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप लोग आराम से लिख ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो यहाँ तक हो गई प्रश्नों की बात, यानी प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता है। अब चलिए निराला के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्रांतिकारी अथवा विद्रोही कवि निराला हिंदी जगत के उन कवियों में अग्रदूत हैं जो कभी किसी के द्वारा आबद्ध नहीं किए जा सके हैं। यानी कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं वे एक ऐसे कवि हैं जो किसी के दबाव में आकर कविताएं नहीं लिखते हैं, बल्कि स्वतंत्र रहकर उनके मन में जो आता है, शोषक वर्ग के मतलब प्रति जो अच्छाइयाँ हैं, शोषक वर्ग के प्रति जो घृणा है और मतलब शोषित वर्ग के प्रति जो अच्छाइयाँ हैं उससे रिलेटेड कविताएं लिखते हैं। ये बिल्कुल मतलब मुक्तिबोध की तरह ही कविताएं लिखते हैं। आगे हम कहते हैं कि वे मस्तमौल और फक्कड़ी स्वभाव के कवि हैं। उन्हें जो कहना होता है वो कह देते हैं। वे अपनी प्रतिभा के माध्यम से बिना किसी लाग लपेट के कह देते हैं। यही वह वजह है कि निराला एक स्थान पर स्थिर नहीं रहें। वे जब तक रहें चलते रहें और विद्रोह करते रहें। जो उन्होंने कहा यदि नहीं अच्छा लगा तो उसे भी नकार दिया। यही कारण है कि उनके काव्य में कथन और शिल्प दोनों में विद्रोही चेतना दिखाई देती है। यानी जो निराला हैं वे कभी किसी के दबाव में आकर कविताएं तो लिखे नहीं। ये तो सबसे पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि वे अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे, वहाँ से जो भी जानकारियाँ मिली उसको एकत्र किया और उसके माध्यम से कविताएं लिखा। आगे कहते हैं कि आगे चलिए देखते हैं, निराला छायावाद युग के महान कवि थे। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो हिंदी साहित्य का मतलब 4 काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। उसमें जो आधुनिक काल है उसमें हम देखते हैं भारतेंद्र योग, द्विवेदी योग, छायावाद योग, छायावादोत्तर या प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो उसमें निराला आधुनिक युग के अंतर्गत छायावाद के कवि हैं। आगे हम देखते हैं कि निराला जी का जीवन अनेक संघर्षों की गाथा रहा है। यानी जो निराला हैं उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अनेक व्यक्तियों की मतलब जो जीवन गाथाएं हैं उसका वर्णन किया है। और जैसे इनकी एक कविता है वह तोड़ती पत्थर में एक शोषित वर्ग की जो महिला है उसका वर्णन करते हैं। निराला आगे कहते हैं, आगे हम चलिए इनके बारे में क्या कह पाते हैं। उनमें से प्रमुख काव्य ग्रंथ का नाम इस प्रकार है। यानी कि जो निराला ने जिन काव्य ग्रंथों की रचना की जिसमें उन्होंने अनेक प्रकार के व्यक्ति के जीवन का वर्णन किया वे इस प्रकार हैं। अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अगिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, गीत। ये तो मतलब इनकी रचनाएं हो गई। और भी रचनाएं हैं उसको हम आगे चलिए देखते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स, ये निराला की मतलब आगे जो रचना है, गुंज और सांद की कली। आगे आगे मतलब हम देखते हैं कि निराला का तुलसीदास एक अत्यंत लोकप्रिय खंड काव्य है। यानी कि जो निराला की तुलसीदास नामक रचना है वह एक लोकप्रिय खंड काव्य है। आगे चलिए देखते हैं। इसके अतिरिक्त राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति कविताएं उच्च कोटि की कविताओं की श्रेणी में आती हैं। यानी कि ये जो इनकी कविता है, राम की शक्ति पूजा हो गई और सरोज स्मृति, ये बहुत उच्च श्रेणी की कविताएं हैं। और अब चलिए फ्रेंड्स, ये तो निराला के रही, मतलब थोड़ा सा इनके जीवन परिचय पर मतलब विचार किया गया और इनकी रचनाओं के बारे में देखा गया। अब इसके बारे में अब आगे हम लोग देखेंगे निराला की काव्यगत विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं अब निराला की काव्यगत विशेषताएं। महाकवि निराला की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन निम्न 2 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। यानी फ्रेंड्स, कोई भी कवि हो, उसका यदि हम मतलब साहित्यिक वर्णन करेंगे तो उसको 2 प्रकार से करेंगे। पहला है भाव पक्ष, दूसरा कला पक्ष। कला पक्ष को काव्य शिल्प भी कहा जाता है और चलिए भाव पक्ष को अनुभूति पक्ष भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भाव पक्ष के बारे में देखते हैं कि निराला की भाव पक्ष क्या है। निराला की काव्य भाव पक्ष की दृष्टि से अत्यंत सबल और प्रौढ़ है। उनके काव्य का भाव पक्ष उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही है। आपकी कविता में भाव पक्ष की दृष्टि से अग्रांकित विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। यानी जो आगे लिखी हुई हैं विशेषताएं, वो निराला की काव्य क्या कहते हैं, काव्य के अंतर्गत जो भी भाव पक्ष हैं या अनुभूति पक्ष, उसमें हमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए अब सबसे पहले 1 बाय 1 करके देखते हैं कि इनके भाव पक्ष क्या क्या हैं। पहला है प्रेम का निरूपण। निराला के काव्य में प्रेम तत्व का बहुत भव्य चित्रण मिलता है। प्रेम उनके काव्य की महान प्रेरणा है। उनके काव्य में प्रेम कहीं तो पुरुष के माध्यम से व्यक्त हुई है और कहीं स्त्री के माध्यम से। वे मौन प्रेमी हैं, इसलिए उन्होंने लिखा, दिव्य देहधारी ही कूदते हैं इसमें, प्रिय पाते हैं प्रेमामृत पीकर अमर होते हैं। यानी ये निराला की जो कविता है, इससे हमें उनके प्रेम निरूपण का पता चलता है। इसमें वो बताते हैं कि दिव्य देहधारी ही कूदते हैं इसमें, यानी जो प्रेम होता है, यदि मतलब जो सुंदर शरीर वाले होते हैं उसमें मतलब ये बहुत जल्दी ही आकर्षित हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि प्रिय पाते हैं प्रेमामृत पीकर अमर होते हैं। यानी जो प्रेम होता है, जिसमें जो प्रेयसी होती है, जब दोनों का संयोग होता है तो स्वाभाविक सी बात है वो खुश होंगे। मतलब इसी को निराला अमृत कहते हैं। ये तो फ्रेंड्स हो गई निराला के प्रेम निरूपण की बात। अब हम आगे देखेंगे दूसरा क्या है, सौंदर्य भावना। यानी निराला की सौंदर्य भावना क्या है। निराला सौंदर्य प्रेमी कवि थे। उनके काव्य में सौंदर्य के स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप के दर्शन होते हैं। नारी के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए मतलब वो कहते हैं कि हारे हैं सारे नेत्रों को हेर फेर, विश्व भर को मदोन्मत्त करने की मादकता भरी है विधाता ने इन्हीं दोनों नेत्रों में। यानी निराला ने जो सौंदर्य का वर्णन किया है कि किस प्रकार जो निराला इस कविता में मतलब यही कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर है अर्थात भगवान है, उन्होंने मतलब शरीर का निर्माण करते समय जो नेत्र हैं उसको मतलब इनके इतने सौंदर्य तरीके से बनाया है कि जितने भी विश्व भर की मादकताएं हैं वो मतलब वो हमें नेत्रों के माध्यम से ही देखने को मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इनका जो अगला है वह है मानवतावादी भावना। यानी निराला की जो भाव पक्ष के अंतर्गत अगली विशेषता है तीसरी, वह मानवतावादी भावना। चलिए इसको देखते हैं। निराला मानवतावादी कवि थे। उन्होंने अपने काव्य में संपूर्ण मानवता के कल्याण की भावना व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक मानवता से प्रेम करने की बात है, उसका सबल परिणाम उनका प्रगतिवादी कविता है। यानी कि इनका निराला की एक कविता है जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ कर आए, हम लोग आगे पढ़ेंगे या फिर पढ़ कर आए होंगे, अधिवास। उसमें निराला कहते हैं कि मैंने मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, कर उमड़ कर वेदना आई। उसके पास गया मैं धाय, लगाया उससे गले से हाय, कहो कैसे फिर गति रुक जाए। यानी एक व्यक्ति था और वह मतलब दुख से पीड़ित था। निराला ने जब उसे दुख से पीड़ित देखा तो उसके पास गए और उसको अपने गले से लगा लिया। अर्थात मतलब उस जो व्यक्ति दुख में था उसका दुख कुछ ना कुछ ज़रूर कम हो गया होगा। तो वही मतलब बात करते हैं
कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वो उनको अपना भाई मानते हैं, मतलब इससे ही मानवतावादी भावना उनकी प्रतीत होती है। जो अगली विशेषता है वह क्या है? छायावादी भावना। निराला का छायावाद सभी श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त है। उनकी छायावादी कविता ने हिंदी काव्य को नवीन भाषा, नए छंद, नई शैली, नए अलंकार और नई दिशा प्रदान की है। यानी जो नई शैली है, मतलब इनकी किस कविता से पता चलता है? मैंने मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई। अधिवास नामक कविता है, उसमें ये मतलब देखने को मिलता है। आगे है रहस्यवादी भावना। यानी निराला की रहस्यवादी भावना क्या है, इसको भी देख लेते हैं। निराला के काव्य में सर्वत्र रहस्यवाद की अभिव्यक्ति पाई जाती है। उनकी शायद ही ऐसी कोई कविता होगी जिसमें रहस्यवाद की अभिव्यक्ति ना हो। वे जीवन के दुख को माया कहकर नहीं टाल देते हैं, बल्कि उससे संघर्ष करते हैं। यानी निराला मतलब इसमें यह बताना चाहते हैं कि यदि संसार में कोई कष्ट है तो उसे किस प्रकार लड़ना है, वह उन्हें बहुत अच्छी तरीके आता है। वे इसे मतलब ऐसे माया कर नहीं टाल देते हैं कि मतलब आज नहीं कल होगा, बल्कि वे इस पर ठीक ठाक कार्य करते हैं। इसका एक मतलब बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, चलिए देख लेते हैं। मेरा अंतर ब्रज कठोर, देना जी भरकर झकझोर, मेरे दुख के गहन अंधतम, निस कभी ना हो भोर, क्या होगी इतनी उज्ज्वलता, क्या वंदन अभिनंदन, जीवन चिर कालिक क्रंदन। ये तो फ्रेंड्स हो गई इनके रहस्यवादी भावना से रिलेटेड उदाहरण। अब हम आगे बात करेंगे इनकी प्रगतिवादी चेतना। तो चलिए देखते हैं निराला की प्रगतिवादी चेतना क्या है। समाज के शोषित वर्ग के प्रति निराला के मन में सहज सहानुभूति है। निराला जैसे कवि यह कैसे देखा जा सकता है कि भव्य और उन्नत प्रसादों मतलब महल में नीचे निरी कीड़े बिलबिला रहे हों। प्रगतिवादी कवि के नाते उनके दिल में शोषित और दुखी मानव के लिए सहज सहानुभूति है। फ्रेंड्स, ये जो उदाहरण कविता का, इसको हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके होंगे बचपन में, और वो यहाँ पर भी देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। भिक्षुक, इस कविता का जो शीर्षक है वह भिक्षुक है। वह आता दो टोक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। ये तो फ्रेंड्स हो गई। यानी कि इसमें हम निराला बताना चाहते हैं कि प्रगतिवादी चेतना जो उनकी, इससे मतलब उसका उदाहरण ही है। एक भिक्षुक है, वह मतलब पूरी तरह से भूखा हुआ है, उसके साथ दो बच्चे भी हैं, वह मतलब सड़क पर चल रहे हैं, और मतलब दोनों बच्चे हाथ से अपने पेट को मलते हुए चल रहे हैं भूख के कारण। मतलब कोई उन्हें कुछ देने वाला नहीं है। निराला इसी का वर्णन करते हैं। हम आगे देखते हैं कि प्रकृति चित्रण, जो निराला की सातवीं विशेषता है भाव पक्ष के अंतर्गत, वह है प्रकृति चित्रण। निराला ने जी भरकर प्रकृति के दर्शन किए। यही कारण है कि उनके काव्य में प्रकृति विविध रूपों में चित्रण हुई है। उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण देखिए, यानी कि इसका उदाहरण है उद्दीपन रूप में। हम इसको भी बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो निराला हैं, इन्होंने कहा कि ये मतलब हम लोगों ने सबसे पहले देखा था इसके शुरुआती मतलब दौर में कि निराला जो है वो अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे, और मतलब जो भी जानकारियाँ मिली वहाँ से उसको एकत्र किया। उसी के आधार पर इन्होंने मतलब उसी में प्रकृति का भी कुछ ना कुछ जानकारी एकत्र की और उस पर भी कविताएं लिखी। उसका एक उदाहरण जो कि उद्दीपन रूप में है, उसको चलिए देख लेते हैं। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। फ्रेंड्स, ये तो हो गई निराला की प्रकृति चित्रण से संबंधित मतलब जो प्रकृति चित्रण से संबंधित विशेषता, जो कि भाव पक्ष के अंतर्गत आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि निराला का काव्य शिल्प, यानी कि इनका काव्य शिल्प अर्थात कला पक्ष या अभिव्यक्ति पक्ष। निराला आरंभ से ही विद्रोही कवि के रूप में हिंदी साहित्य में अवतीर्ण हुए। प्राचीनता के प्रति आकर्षण उनकी कविता में आदि से अंत तक का बना हुआ है। उन्होंने अपने काव्य के कला पक्ष में भी विद्रोह और स्वच्छंदता से काम लिया है। निराला जी के काव्य में कला पक्ष की दृष्टि से निम्नांकित विशेषताओं के दर्शन होते हैं।
पहला है काव्य भाषा, दूसरा लक्षणात्मक प्रयोग, तीसरा क्या है छंद योजना। फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग, ये हो गई छंद योजना और ये अलंकार योजना। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कि मतलब निराला की जो कविताएं हैं वो किस प्रकार हैं। सॉरी, कविताएं नहीं, इनके जो कला पक्ष की विशेषताएं हैं। पहला है काव्य भाषा। भाषा के क्षेत्र में निराला ने नए नए प्रयोग किए। उनकी भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग अधिक हुआ है। कहीं सामान्य शब्दावली द्वारा ही विस्तृत भाव भर दिए हैं। सरोज स्मृत की निम्न पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं। यानी काव्य भाषा के अंतर्गत यही बताया जाता है कि जो निराला हैं इन्होंने अनेक प्रयोग करके शब्दों की रचना की और उनका प्रयोग अपनी कविताओं में किया। उसमें से जो अधिकतर है संस्कृत तत्सम शब्दावली का प्रयोग मतलब अधिक हुआ है। इसका सरोज स्मृत इनकी एक रचना है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहा आज जो नहीं कही। ये तो फ्रेंड्स इनकी उदाहरण हो गया। आगे एक उदाहरण और है, उसको देख लेते हैं। कई स्थानों पर निराला एकदम सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। एंट्रेंस पास है लड़की, वह बोले मुझसे 26 हो तो वर को उम्र ठीक है, लड़की भी 18 की है। यानी कि इसमें यही बताना चाहते हैं कि एंट्रेंस पास है लड़की, वह बोले मुझसे 26 हो तो वर की उम्र ठीक ही है, लड़का भी 18 की है, लड़की भी 18 की है। यानी कि लड़की एंट्रेंस एग्जाम पास है और उसकी जो उम्र है वो 18 की है। मतलब बिल्कुल साधारण शब्दों का प्रयोग है। आगे क्या है चलिए देखते हैं। लक्षणात्मक प्रयोग। निराला की कविताओं में लक्षणात्मक प्रयोग अधिक मिलते हैं। लक्षणात्मक प्रयोग का एक उदाहरण दृष्टव्य है। गंध व्याकुल कुल उर्स्वर, लहर खुलकर कमल मुख पर, हर्ष आली हर स्पर्श सर सर, गूंज बार बार रेखा। ये इनके लक्षणात्मक प्रयोग की एक उदाहरण हो गया। इसके बाद हम लोग छंद योजना के बारे में देखेंगे कि निराला की छंद योजना क्या है। छंद योजना के क्षेत्र में भी निराला ने नूतनता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने काव्य में प्राचीन काल से चले आ रहे छंदों को स्थान दिया है। उन्होंने स्वयं नवीन मुक्तक छंदों की सृष्टि की और छंदों को भाव के दर्शन के लिए श्रेष्ठ माना। यानी जो निराला के यहाँ छंद मिलती है वह क्या है, मुक्तक छंद। निराला के यहाँ फ्रेंड्स एक परंपरा मिलती है कि तोड़ दो छंद के बंद। यानी कि जो भी छंद के बंध हैं मतलब उनको तोड़ दिया जाए। ये मतलब सबसे पहले ये स्टेटमेंट निराला के यहाँ मिलता है। और निराला ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने मुक्तक छंद की जो परंपरा है उसको शुरू किया था। चलिए उदाहरण देख लेते हैं इसका। मुक्त छंद, सहज प्रकाशन का वह मन का, निज भाषों को प्रकट अकृत्रिम चित्र। यह तो उदाहरण हो गया छंद से युक्त। अब इसका इनकी अलंकार योजना देख लेते हैं निराला की। निराला ने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग बहुत ही स्वाभाविक और सजीव ढंग से किया है। अपने काव्य में रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, यमक, उपमा, उदात्त आदि अलंकारों का विशेष प्रयोग किया है। उपमा अलंकार का एक उदाहरण दृष्टव्य है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन। ये तो फ्रेंड्स हो गई अलंकार योजना से संबंधित निराला का जो उदाहरण था। चलिए अब आगे देखते हैं इनकी जो निष्कर्ष है उसको देख लेते हैं। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर निष्कर्षता कहा जा सकता है कि महाकवि निराला का काव्य जीवन में श्रेष्ठतम मूल्यों से अनुप्राणित था। यानी कि जो महाकवि निराला का जीवन था वह श्रेष्ठतम मूल्यों से प्रभावित था। इसलिए उनका काव्य हिंदी साहित्य के भंडार की अमूल्य निधि है। यानी कि निराला के जितने भी काव्य हैं, अनामिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज, स्मृति, आराधना, वह सभी अमूल्य निधि मतलब हिंदी साहित्य में एक अमूल्य निधि है। निराला के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद, रहस्यवाद, भाव, सौंदर्य, कला सौंदर्य आदि सभी की सफल अभिव्यक्ति हुई है। फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया मतलब निराला से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस वीडियो में हम लोगों को कंप्लीट मिल जाएगा। और बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। यदि मतलब आप लोगों को कुछ मतलब और भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए
तो उस पर कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे।